नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां पर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच लेकर। और यहां पर हम खबरों के सत्य और तथ्य को लेकर आपके साथ होते हैं रूबरू। ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं हमारे रिपोर्टर, जिनके साथ हम खबरों की करते हैं पड़ताल। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो आखिरकार देश में जिहाद क्यों चाहते हैं मौलाना, क्यों बोले हैं विवादास्पद बोल, इस पर करेंगे हम चर्चा। और जिस तरह से दूसरी खबर का अगर जिक्र किया जाए तो कैसे डीजीसीए ने अब अपनी जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है, जिस खबर को हमने कल दिखाया था, तमाम जो विमान है उसे पूरा कर लिया है। अब आगे का प्रारूप किस तरह से तय किया जाएगा, इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। और तीसरी खबर है अमेरिका और वेनेजुला के बारे में, क्योंकि आखिरकार दोनों देशों में क्यों ठन गई और क्यों दो टूक बोल दी है ट्रंप साहब ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को। इन तमाम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौलाना महमूद मदनी को लेकर, जिनके विवादित बोल जो हैं उनकी वजह से अब एक बवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि यहां पर वो जिहाद की बात कर रहे हैं। जिहाद के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए, उसकी प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। तो आइए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार मदनी के जो ये भड़काऊ बयान है, उन्होंने क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये जो विवादास्पद बोल या बिगड़े बोल मदनी ने कहे, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका मानना है कि एक खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं बल्कि पवित्र कर्तव्य है। यानी जिहाद को लेकर उन्होंने जो परिभाषा गढ़ी है, उन्होंने इस परिभाषा का यहां इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जहां अन्याय होगा वहां जिहाद होगा, और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को बदनाम किया, इसलिए उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और साथ साथ थूक जिहाद जो है वो मुसलमानों की तौहीन। और उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो क्या है मदनी के बड़े आरोप, इस पर भी डालते हैं नजर। उन्होंने किस तरह से देश के जो हालात हैं उन्हें एक विशेष समुदाय के लिए चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अलग थलग करने का आरोप वो लगा रहे हैं। मुसलमानों को आर्थिक रूप से बेदखल किया गया, धर्म, पहचान और वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई। मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा, धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव कैंपेन चलाया गया। साथ ही उन्होंने और बड़ी बात यह भी कही कि मुसलमानों में देश को लेकर एक असुरक्षा की भावना है और कदम कदम पर उन्हें नफरतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए अब हमें तैयार होना पड़ेगा। वो किस तैयारी की बात करें, इस पर भी करेंगे हम आगे विस्तार से चर्चा। लेकिन जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी के जो ये विवादित बोल हैं, इस बयान के बाद बीजेपी अब चुप नहीं बैठ रही और वो भी हमलावर है। कई नेताओं ने मौलाना के बयान को शांति भंग करने वाला और देश को बांटने वाला बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। जिहाद शब्द उनके शब्दकोश का हो सकता है, लेकिन इस देश की जनता, हर धार्मिक समूह का देश के संविधान के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, निश्चिंतता का भाव कि कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कोई जुर्म करेगा तो एक दूसरे पर नियंत्रण करने के लिए संसदीय व्यवस्था कायम है। अब उनका क्या मंतव्य वो जाने, लेकिन जुर्म कोई कर देगा और न्यायपालिका कायम है तो कौन हमारी तरफ आंख दिखा सकता है? आंख दिखाएगा तो सबका इलाज होगा।
तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम फैसले नहीं ले पा रहा क्योंकि वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ये विवादास्पद बोल उनके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिपल तलाक पर जिस तरह से फैसला आया वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दबाव झेल रहा है सुप्रीम कोर्ट, और विशेष तौर पर जिस समुदाय का वो जिक्र कर रहे हैं उन पर किसी तरह के जो अत्याचार की बात वो अपने इस बयानबाजी को लेकर सामने सबको लेकर आए, उसमें तथ्य और सत्य की कमी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिहाद को अभिप्राय दिया, जिहाद को परिभाषित किया है, वो साफ तौर पर दर्शाता है उनकी उस संकीर्ण मानसिकता की ओर, जिस मानसिकता से जिस तरह की संकीर्णता से वो ग्रसित नजर आ रहे हैं। और उनका कहना खास तौर पर जब वो संविधान को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्थान है जो संविधान के तमाम उन प्रारूपों से चलता है, उस पर सवालिया निशान उन्होंने उठाया, जबकि उनके पास अपने इस बयान को प्रूव करने के लिए सत्य का अभाव है। और इसीलिए इस तरह के विवादास्पद बोल बोलने के बाद कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में आ गए। और आपको उनके इस बयान के बाद दिखाते हैं कि कैसे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और ये विरोध प्रदर्शन जाहिर सी बात है कि जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, जिसका सत्य से लेना देना तो छोड़िए, यहाँ तक कि वो खुद भी पेश नहीं कर पा रहे उससे जुड़े हुए तथ्य, उसके बाद अब मदनी के इस बयानबाजी को लेकर जो बिगड़े बोल उन्होंने बोले बिना सत्य तथ्य जाने, अब इसको लेकर आप देख सकते हैं जो विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पर उतर आए उनकी इस बयानबाजी को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भारत को जाना जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है ना संविधान के बारे में, हम भारत के लोग, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर चोट पहुंचाई है। हमारे संवाददाता वरिष्ठ विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद जी, सवाल ये कि जिस तरह से वो जिहाद को परिभाषित कर रहे हैं, आखिरकार किस जिहाद की तरफ इशारा है इन जनाब का? क्योंकि जिस समुदाय का जिक्र ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके आर्थिक उन्नति के लिए सरकार के अथक प्रयास जो है वो लगातार आगे आते हुए। अंचल, आज आपने देखा होगा कि कई मुस्लिम महिला संगठनों ने इसका जोर शोर से विरोध किया है जी। मुस्लिम महिला संगठनों ने इस बात को लेकर खासी तौर से नाराजगी दिखाई है कि ट्रिपल तलाक के मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम समाज के लिए वो एक आईने का काम किया था। ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं मौलाना मदनी के जैसे लोग, उनको एक आईना दिखाया था कि इतने सालों के बाद भी जो मुस्लिम महिलाओं की हालत थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का वो एक प्रोग्रेसिव डिसीजन और मोदी सरकार का वो फैसला, तो कम से कम आज हजारों लाखों महिलाओं को एक नया जीवन मिला ट्रिपल तलाक के हटने के बाद। और सीधा सीधी वो ये बात कह रहे हैं मदनी उस जमाते उलेमा हिंद के भोपाल के मजलिस में कि ये एक तरह से कोर्ट का दखल है। तो अब सवाल है कि क्या ये इस देश के संविधान और इस देश के शासन को नहीं मानते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश में शरिया का कानून हो और उसी शरिया के कानून से ये देश का राज चले। तो ये बात जो मदनी की बात आज लोग रिएक्शन कर रहे हैं, 2 दिन पहले इनके ही भाई हैं अरशद मदनी, उन्होंने क्या कहा था ये भी गौर करने के लायक है। उन्होंने इस बात का एलानिया तौर से ये जंग किया था। उन्होंने कहा था कि अगर लंदन में और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मेयर तो मुस्लिम चुने जा सकते हैं, लेकिन भारत के किसी विश्वविद्यालय में मेयर नहीं चुने जा सकते हैं। लेकिन एक बार भी इन दोनों भाइयों को, जो मौलाना के ठेकेदार बने हुए हैं, अल-फला यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का एक बड़ा सा एक एक्सपोज हुआ है, उसके बारे में एक शब्द और एक जुबान नहीं है। तो साफ ये है कि आज आप देखिए कि जो जिहाद की बात ये कह रहे हैं और इतने भारी मजलिस में, बिल्कुल विनोद जी, ये सिलेक्टिव रिएक्शन क्यों है? ये रिएक्शन सब संप्रदाय के लिए सेम क्यों नहीं? ये सिलेक्टिव रिएक्शन मदनी साहब का क्यों है? और जिस जिहाद का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे उसे बिना तथ्य और सत्य के उन्होंने परिभाषित किया है कुरान का हवाला देकर? अजल, आपका सवाल बहुत शानदार है। ये सिलेक्टिव रिएक्शन क्यों है? ये सिलेक्टिव रिएक्शन तो उन लोगों को पूछना चाहिए जो वोट बैंक के पॉलिटिक्स करते हैं और पॉकेट में संविधान रख के लोगों के संविधान की रक्षा करते हैं। तो क्या इस देश के संविधान को जो लोग, जो संगठन, जो मौलाना इस बात का धता बता रहे हैं जिहाद के नाम पे, जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे कानून में सुप्रीम कोर्ट का दखल है,
तो उनको इस बात के लिए आगे आना चाहिए, उनको इनको सेटअप करना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि इस मौलाना मदनी जैसे मौलानाओं के हाथ में एक मुस्लिम का बहुत बड़ा वर्ग इन्फ्लुएंस है, और इसी के कारण अभी आपने देखिए कि अपने राज्यपाल बिहार के राज्यपाल ने किस तरह का रिएक्शन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि भाई आप जो ये कुरान की व्याख्या करते हैं, आप कुरान के एक रॉन्ग डायरेक्शन में लोगों को भड़का रहे हैं। आप सीधे सीधे जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, और अगर आप ही ठेकेदार हैं तो आप सोच लीजिए कि समाज का क्या हासिल हो रहा है। बिल्कुल और विनोद जी, इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम स्वस्थ न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, संविधान का आदेश है कि वो सबको मिलनी चाहिए। और इसीलिए जो धर्म के ठेकेदार के रूप में इस तरह से मदनी साहब के जो विवादास्पद बोल हैं उसकी जितनी कड़ी से कड़ी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं एयरबस को लेकर। तो बीते कल दिन हमने देखा कि एयरबस कंपनी ने दुनिया भर में संचालित जो उनके A320 विमान है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेशन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। हमने देखा कि कई जो विमान उनके पहियों पर ब्रेक लग गया था और इस कारण देश विदेश की कई उड़ानें जो थी वो बाधित हुई थी क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था। लेकिन DGCA के लेटेस्ट जो निर्देश सामने आए उनके अनुसार भारतीय एयरलाइंस कंपनियों में A320 ग्रुप के लगभग सभी विमानों को अच्छी खबर यह है कि अपग्रेड कर लिया गया है। दरअसल DGCA ने अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने तक एयरबस A320 की जो उड़ानें हैं उन्हें तत्काल रोकने के आदेश दिए थे, जो प्रक्रिया अब लगभग पूरी कर ली गई। और ये प्रक्रिया पूरी होने का साफ तौर पर मतलब ये है कि कैसे जो उड़ानें कल बाधित हो रही थी अब एक स्मूथ संचालन किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये जो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है ये इतनी जरूरी क्यों थी और इस प्रक्रिया में क्या किया गया। तो भारत में A320 ग्रुप के लगभग जो सभी विमान हैं वो अपग्रेड किए जा चुके हैं। DGCA ने ये जानकारी साझा की है। 100 विमान अपग्रेड हुए हैं जिसमें इंडिगो के सभी A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो 25 में से 23 विमान अपग्रेड किए जा चुके हैं और दुनिया भर में 6000 से ज्यादा जो उड़ानें थी वो प्रभावित हुई। और इंडिगो के सभी जो सॉफ्टवेयर हैं वो यकीनन इस पर चलते हैं, इसीलिए उनको भी अपडेट किया गया। एयर इंडिया के एक्सप्रेस के जो 25 में से 23 विमान हैं उन्हें भी अपडेट किया जा चुका है और सॉफ्टवेयर क्योंकि अपडेट नहीं था तो उड़ानें प्रभावित हुई थी। आइए अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य के पास। तापस, ये अपग्रेडेशन प्रक्रिया जो पूरी हो गई है, साफ तौर पर जो परिवहन प्रणाली है, जब हम बात करते हैं एयर टू एयर सफर करने की, जो कल कहीं ना कहीं बाधित हुई थी, अब वापस स्मूथ ट्रांजिशन होता हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया है DGCA ने। 338 में से 323 प्लेन्स जो हैं उनमें अपग्रेडिंग हो चुकी है। जो बाकी रहती है वो प्लेन्स जो हैं वो कुछ या तो मेंटेनेंस में है या कुछ अभी ग्राउंडेड है, तो उनका भी हो चुका है, उनको भी कर लिया जाएगा। लेकिन जब वो एक तरह से उड़ने लायक तैयार हो जाएगी तो सबसे बड़ी खबर जो है कि 338 में से 323 जो अभी 323 वो प्लेन्स है जो अभी उड़ने लायक है या उड़ सकती है। तो ये पूरा एक आप देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ये DGCA का जो डायरेक्टिव आया था 2 दिन के अंदर ये पूरा जो अपग्रेडेशन किया गया और कितने फास्ट ये किया गया। इनफैक्ट ये जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम जब पूछ रहे थे हमारे अंदर के सोर्सेस से तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर अपग्रेडिंग जो थी वो 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लेती थी। तो फ्लाइट्स का अपग्रेडिंग उन्होंने इस तरीके से किया जैसे कि टर्न अराउंड टाइम है या फिर रात में या फिर एक फ्लाइट एक जगह से दूसरी जब जा रही है अपने डेस्टिनेशन में उसके वहाँ पे उतर के एक टर्न अराउंड टाइम के अंदर इनको अपडेट किया गया। तो एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया गया है पूरे सिविल एविएशन सेक्टर से। एयरबस के करीब 6000 फ्लाइट इंपैक्ट हुए थे। सबसे ज्यादा US और वेस्ट यूरोप में हुआ था इंपैक्ट, फ्रांस में बहुत इंपैक्ट हुआ था, लेकिन भारत में इसका इंपैक्ट बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला। हाँ चल, बहुत अहम आपने कहा कि DGCA का जो प्रोएक्टिव रोल था वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने है, जिसकी वजह से अब जो उड़ानें हैं वो बाधित नहीं, वो अपनी स्मूथ ट्रांजिशन के साथ उड़ान भर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त फिर से ब्रेक का न्यूज़ पंच में, न्यूज़ पंच के उस पार भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देख रही है खास शो। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है।
शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनातनी जारी है। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का जो पूरा हवाई एयर स्पेस है उसे बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ड्रग डीलर्स, मानव तस्कर जो हैं और एयरलाइंस और उनके जो पायलट्स हैं उनको एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र से गुजरना अब खतरनाक होगा। तो आमने सामने पहुंच गए हैं लैटिन अमेरिका के दो देश। महाशक्ति से भिड़ने के लिए वेनेजुएला भी तैयार है। ये टकराव की स्थिति है और ट्रंप की जो ये धमकी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आग बबूला है निकोलस मादुरो। और ट्रंप की ये दो टूक वेनेजुएला को आखिर क्यों अमेरिकी प्रशासन द्वारा कही गई है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रंप का वेनेजुएला का जो हवाई क्षेत्र है उसे बंद करने का ऐलान किया गया। ट्रंप का ये मानना है कि मानव तस्करों को ये चेतावनी दी गई है कि वेनेजुएला के जो सभी हवाई क्षेत्र हैं वो पूरी तरह उसे बंद समझें। साथ ही वेनेजुएला के ऊपर उड़ानों को लेकर यूएस चिंतित है। अमेरिकी विमानन जो नियामक है उसकी चिंताएं जो हैं वो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। देश में बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति जो है उससे कहीं ना कहीं जोखिम पैदा होता है और इसीलिए अमेरिका ने इसे एक बड़ा खतरा बताया। लेकिन इसके उलट वेनेजुएला का कुछ और ही कहना है और बहुत तगड़ा तीखा रिएक्शन सामने आया। ट्रंप के बयान पर जो वेनेजुएला की सरकार है वो भड़क गई और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। ट्रंप के बयान को उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि ये औपनिवेशिक धमकी है, यानी कि एक कैपिटलिस्ट धमकी दे रहे हैं ट्रंप, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इसे घोर उल्लंघन बताया। स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन का जब हम ऑटोनॉमस स्टेट बताते हैं ये उसके प्रति सीधी धमकी है। ट्रंप की टिप्पणी को अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उसके खिलाफ बताया उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक स्थिरता है उसे डावाडोल करने की भी कोशिश अमेरिका की है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में आखिरकार तनाव की बड़ी वजह क्या है, ये समझते हैं कि आखिरकार दोनों देश आमने सामने क्यों आ गए। तो कार्टेल डे लॉस सोल्स की अगर बात की जाए तो ये यूएस के लिए एक आतंकी संगठन है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। सितंबर से दोनों देशों के बीच ये तनाव लगातार बढ़ता हुआ और तस्करी के खिलाफ जो सख्त संदिग्ध नाव है, यानी कि जिसकी वजह से और जिस पर्टिकुलर नाव से तस्करी की जाती है, हवाई हमलों की अगर बात की जाए और कैरेबियन और लैटिन अमेरिकन जो देश अमेरिका की अगर बात करें तो हम ये हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ ट्रंप जमीनी हमले का भी जिक्र कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि कार्टेल को वेनेजुएला की सेना द्वारा संचालित करने का आरोप है, यानी कि मिली भगत का आरोप भी अमेरिका लगा रहा है और साथ ही साथ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इसे लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। तो वेनेजुएला का आपको रिएक्शन हमने बताया, साथ ही साथ आखिरकार ये वजह क्या, ये बोन ऑफ कंटेंशन दोनों के बीच में क्यों है। तो आइए अब सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता दीपक रावत इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये एयर स्पेस बंद करना अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कितना बड़ा संदेश देती हुई अमेरिकी प्रशासन वेनेजुएला के खिलाफ। जी देखिए, विदेशी समाचार एजेंसियों के जरिए से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि ये जो एयर स्पेस बंद करने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है, इसे एक फाइनल धमकी के तौर पर
वेनेजुएला को लेना चाहिए, क्योंकि इसके से पहले लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि जो अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि वेनेजुएला के जरिए लगातार ड्रग की तस्करी अमेरिका में हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन वो रोक लगी नहीं। इसके बाद अब यहाँ स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब आप देखें तो पूरी कैरिबियाई सी की अगर बात करें तो वहां पर आप देखिए तो बड़ा युद्धपोत USS गेराल्ड जो है अमेरिका ने पहले से ही तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि 1500 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती वहां पर कर दी है, कई एयरक्राफ्ट की तैनाती वहां पर की गई है। तो सीधी कोशिश ये है कि लगातार वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन पर दबाव बनाया जाए। चर्चा ये भी थी, खबर ये भी निकल कर आई थी कि कुछ दिन पहले हॉटलाइन के थ्रू अमेरिकी राष्ट्रपति ने वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति से सीधी बातचीत की और उन्होंने सीधे तौर पर उनको समझाया कि आपके पास दिसंबर यानी क्रिसमस तक का समय है और आप ये चीज समझ लीजिए कि ये तस्करी अगर नहीं रुकी तो उसके बाद इसके जो अंजाम है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं, इसके बहुत भयानक अंजाम हो सकते हैं। तो जो दबाव बनाने की कोशिश थी, उसी दबाव को आगे बढ़ाते हुए ये एयर स्पेस बंद करने की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। खासतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग तस्करी की बात करें, उस पर उन्होंने कहा है पायलट को एयरक्राफ्ट को चेतावनी सीधे तौर पर दे दी है। तो पूरी तरीके से अमेरिका ने एक तरीके से वेनेजुएला को घेर दिया है। और अगर वहां वेनेजुएला की स्थिति की अगर बात करें तो वहां लोगों के मन में अब डर पैदा होने लगा है। डर इस बात का कि कभी भी अमेरिका जो है हमला कर सकता है, इससे जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है। और बड़ी कोशिश जो है अमेरिका की है लगातार वेनेजुएला को पीछे धकेलने की। लेकिन दीपक, जहां अमेरिका का कहना है कि ड्रग तस्करी पर रोक उसका मुख्य मकसद है, वहीं साफ तौर पर वेनेजुएला की सरकार का ये मानना है कि ये उनकी संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है। जी, लगातार वेनेजुएला की तरफ से यही कहा जा रहा है। निकोलस मादुरो की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि एक स्थिर सरकार है वेनेजुएला में, जिसको अस्थिर करने की कोशिश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिस बात पर अमेरिका से उनकी कोई बातचीत ना हुई हो। जहां तक ड्रग एक पूरा जो कार्टेल की बात करें, जिसका नाम वो खुद मादुरो से जोड़ रहे हैं, कि उसको लीड खुद मादुरो करते हैं, वो कार्टेल में भी वो कह रहे हैं कि जबरन उनका नाम घसीटा जा रहा है, उन्हें जबरन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि अमेरिका चाहता है कि वहां पर तख्ता पलट हो, दूसरी सरकार आए, एक ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के हिसाब से उसके इशारों पर काम करे। इसलिए इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं और मादुरो पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो देश छोड़कर चले जाए। इस बीच खबर ये भी आई कि ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि मादुरो को ये कहा गया कि दिसंबर तक का वक्त है, अगर या तो आपके पास दो विकल्प है, एक तो आप देश छोड़ के चले जाएं या फिर आप लड़ाई के लिए या तमाम जो भी दुष्परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो दोनों देशों के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका आरोप पे आरोप लगा रहा है, दबाव पे दबाव बना रहा है, वहीं वेनेजुएला कह रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो उसके खिलाफ रचा जा रहा है, वो अमेरिका की तरफ से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या कहते हैं दीपक, कि किस तरह से अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करार दिया जाता है और ऐसे में अगर सरकार की स्थिरता पर सवाल उठते हैं तो फिर एक देश के पास क्या रास्ता है अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरने का? और सीधे तौर पर कोशिश है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी वेनेजुएला ने कहा है कि कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सही नहीं बैठता है कि आप एक देश के खिलाफ इस तरीके की सैन्य कार्रवाई की बात करें। जब कैरिबियाई सी में भी जिस तरीके से 20 से ज्यादा बोट्स पर हमला किया गया, 80 से ज्यादा जो लोग मारे गए, जो सामने आई है खबर, उसके मुताबिक भी वेनेजुएला ने ये कहा कि लगातार जो कोशिश की जा रही है, जो बोट्स गिराए जा रहे हैं, कथित बोटों को जोड़ा जा रहा है ड्रग तस्कर से, ये सही नहीं है। इसके खिलाफ लगातार वेनेजुएला आवाज उठाता रहा है और कहीं ना कहीं यूएन में भी जाने की कोशिश जो है वेनेजुएला करेगा, वहां पर भी बात उठाने की कोशिश करेगा कि ये जो अमेरिका लगातार जो कह रहा है, उसके जो कह रहा है और जो कर रहा है उसके पीछे कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है, उसको लेकर कोई साक्ष्य सामने नहीं रख रहा है। अगर साक्ष्य सामने रखे होते तो उस हिसाब से चीजें सामने आती कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो लगातार कह रहा है कि सैनिक कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उस सैनिक कार्रवाई के पीछे क्या साक्ष्य हैं उसको क्यों नहीं जाहिर करता है अमेरिका। तो वेनेजुएला कोशिश जरूर करेगा कि इसको आगे बढ़ाए, इस चीज को यूएन तक लेके जाए, उनके पास रखे कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि जो ईंधन है वेनेजुएला में 18% तक पहुंच गया है, तो लगातार वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो वेनेजुएला की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल आज न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों को लेकर। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।